खुद का बनाया। ऐसी कोई पार्टी बची नहीं जिसको और फिर लास्ट में जब बिल्कुल 24 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले वो बीजेपी में आ गए। लोकसभा में बीजेपी में आए और विधानसभा में जिस तरीके से फूलचंद मौलाना को आपने रबर स्टैंप की तरह यूज किया है, अशोक तंवर को भी आप उसी तरीके से एहसानों के नीचे दबा करके आप इनसे काम निकलवा लोगे। लेकिन अशोक तंवर ठहरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ नेता, जेएनयू का प्रोडक्ट। उनको सिरसा के लोगों ने अभूतपूर्व प्यार दिया, सम्मान दिया। लेकिन मैंने वो समय भी देखा जब लोगों ने शिकायत करनी शुरू की कि भाई बंदे में एटीट्यूड बहुत है। सतसिंह जी, अशोक तंवर तो फिलहाल अज्ञातवास पे है। बीजेपी में गए, तृणमूल कांग्रेस में गए, उसके अलावा उन्होंने अपना मोर्चा भी बनाया और बहुत कई तरह का उनका एक्सपीरियंस पिछले दिनों रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतसिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। मुद्दा जो हमारा शाम का पॉडकास्ट रहता है, उसमें आज हम बातचीत करेंगे डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। हालांकि कांग्रेस से ही उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और आज के दिन वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हैं। बीच में वो बीजेपी में गए, तृणमूल कांग्रेस में गए, उसके अलावा उन्होंने अपना मोर्चा भी बनाया और बहुत कई तरह का उनका एक्सपीरियंस पिछले दिनों रहा है। लेकिन हरियाणा में एक दलित नेता के रूप में अशोक तंवर को देखा जाता है, लेकिन आजकल वो पॉलिटिकली एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ हैं अशोक तंवर और क्या है उनकी आने वाली रणनीति? चर्चा करने के लिए मेरे साथी ओपी वशिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ओपी जी, आपका स्वागत है। जी सर। कहाँ हैं डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि पूर्व एमपी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अपने झज्जर के चिमनी गांव के हैं? सतसिंह जी, अशोक तंवर तो फिलहाल अज्ञातवास पे है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको जो किस्मत में राजनीतिक जो योग है, राजयोग, वो है। लेकिन उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। नहीं, प्रयास तो ये है कि कभी साइकिल यात्रा, कभी पैदल यात्रा, कभी वैसी यात्रा। असल में क्या है ना कि अशोक तंवर वैसे तो संघर्षशील पॉलिटिशियन है, क्योंकि जो जेएनयू की राजनीति जिसने स्टूडेंट जीवन में की है, और वो जेएनयू से प्रेसिडेंट भी बने हैं एनएसयूआई के, पहले सचिव भी बने थे, काफ़ी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने छात्र जीवन से शुरुआत की थी एनएसयूआई के, और फिर वो प्रधान भी बने। और राहुल गांधी के अच्छे दोस्त होने के बावजूद आज ये स्थिति है उनकी। और अशोक तंवर जो है, देखो उनका जो जब राजनीति में जो उनकी शुरुआत की ना, उनकी लॉन्चिंग थी, वो दमदार थी। मतलब एक राहुल गांधी का दोस्त, राहुल गांधी उनको राजनीति में लेके आए और वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बने, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के 5 साल तक वो अध्यक्ष रहे। 2009 से 14 तक वो सिरसा से सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से। और लेकिन उसके बाद एकदम से अशोक तंवर के साथ ऐसे घटनाक्रम होते चले गए कि वो कभी उनके पास जैसे ना सीट आते आते, जैसे सांसद बनते बनते या सत्ताधारी पार्टी में भागीदारी होते होते बिल्कुल छटक गई पास से आगे। जी योपी जी, आपने जो बताया कि वो सिरसा से सांसद रहे 2009 से लेकर 2014 तक, उन्हीं दोनों मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 2008-9 के आसपास। और मुझे याद है जब ये मैसेज आया कि राहुल गांधी के राइट हैंडमैन, राहुल गांधी के सिपाही लेफ्टिनेंट अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा में पधार रहे हैं, तो सिरसा में दिल्ली पुल से लेकर के और पूरा अंदर तक, शहर तक उनको उनके स्वागत के लिए लोग आए थे। उनको सिरसा के लोगों ने अभूतपूर्व प्यार दिया, सम्मान दिया। लेकिन मैंने वो समय भी देखा जब लोगों ने शिकायत करनी शुरू की कि भाई बंदे में एटीट्यूड बहुत है, बंदे के अंदर सम्मान नहीं देता। ये जो पार्टी के पुराने जो लीडर हैं, नेता हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिलता डॉक्टर अशोक तंवर की तरफ से। हालांकि मेहनती हैं। और सतसिंह जी, मैं
उनके एटीट्यूड के बारे में बताना चाहूँगा। एटीट्यूड जो है वो नेताओं के प्रति उनका ज़्यादा दिखता है। जैसे उन्हीं की पार्टी के नेता जो है उनके प्रति एटीट्यूड दिखाते हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति एटीट्यूड उनका कम रहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ये देखो कि कार्यकर्ताओं के प्रति उनका एटीट्यूड होता और वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते तो आज भी रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में, हरियाणा के अलग अलग जो ज़िलों में उनके कार्यकर्ता आज भी उनके साथ है, जबकि वो आज कुछ भी नहीं है। आज वो कांग्रेस पार्टी में उनके पास कोई पद नहीं है, वो कांग्रेस की किसी बड़ी मीटिंग में का हिस्सा वो नहीं बनते। अभी अहमदाबाद गुजरात में कांग्रेस का जो अभी पीछे सम्मेलन हुआ था उसमें वो नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई पद ही नहीं है। और आज भी उनके जो कार्यकर्ता है वो चाहे बेशक ज़िले में हो एक, लेकिन वो उनके साथ टिका हुआ है। अगर कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता कि वो एक भी कार्यकर्ता किसी ज़िले में उनके साथ नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि डॉक्टर अशोक तंवर कितने लंबे समय से राजनीति में, पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, फिर 2009 में सांसद बने, तो आप इस 16 साल पहले युवा कांग्रेस में, मैं वही कर रहा हूँ ना, इतने लंबे समय तक, तो इतना, जबकि प्रदेश अध्यक्ष रहे, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। तो आज के दिन वो बहुत बड़े नेता होने थे, लेकिन बड़े नेता थे भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो उनका अपॉर्चुनिज्म वाला जो एटीट्यूड रहा, कभी इधर कभी उधर, जहां मलाई देखी वहीं अशोक तंवर। नहीं, ये हुआ 2019 के बाद। मतलब उन्होंने 2019 में विधानसभा चुनाव थे, उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के और बाहर भागे और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का सपना देख के राजनीति में आगे बढ़ने लग रहे थे। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे हरियाणा में साइकिल यात्रा निकाली है, उन्होंने पद यात्राएँ निकाली है, उन्होंने संघर्ष किया, धरने प्रदर्शन किए। और उस टाइम पे है ना, अशोक तंवर के साथ एक ऐसा विशेष वर्ग जो है वो जुड़ गया था। हालांकि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, तो एक एससी समाज जो है वो तो कांग्रेस पार्टी का वो अशोक तंवर की तरफ शिफ्ट हो गया था, वो उनको अपना नेता मानने लग गए थे। एससी समाज ही नहीं बल्कि जनरल में जो कांग्रेस के जो अलग अलग गुट बने हुए थे, रणदीप सुरजेवाला की बात करो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करो, आप कैप्टन अजय यादव की बात करो, ये जो वीरेंद्र सिंह है उनके कार्यकर्ताओं की बात करो, तो ये जो गुट थे नेताओं के, उनमें से एक गुट अशोक तंवर का भी खड़ा हो गया था। आप ये देखो ना जी। लेकिन आप ये देखिए 2014 में जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो उससे पहले फूलचंद मौलाना जो हैं हुड्डा साहब की रबर स्टैंप होते थे, प्रदेश अध्यक्ष होते थे। और जब इनको बनाया गया तो हुड्डा साहब का भी बड़ा रोल है इनको सांसद बनवाने में, हरियाणा में एस्टेब्लिश करवाने में। और हुड्डा साहब ने शायद यही सोचा होगा, जिस तरीके से फूलचंद मौलाना को आपने रबर स्टैंप की तरह यूज़ किया है, अशोक तंवर को भी आप उसी तरीके से एहसानों के नीचे दबा करके आप इनसे काम निकलवा लोगे। लेकिन अशोक तंवर ठहरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हुआ नेता, जेएनयू का प्रोडक्ट, वो अपना नुकसान करवाने, असली हरियाणवी है ना, नुकसान करवाने के लिए तो तैयार था, लेकिन झुकने के लिए, रबर स्टैंप बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। तो तैयार नहीं हुआ ना, वही तो दिक्कतें आई ना। 2014 में जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो वो अडिंग हो गए कि मुझे तो इतनी टिकटें चाहिए, ये टिकटें चाहिए। मतलब उन्होंने तो 90 विधानसभाओं में अपना हिस्सा मांग लिया था, मुझे इतनी टिकटें चाहिए और ये चाहिए। मतलब ये भी नहीं है कि भाई चलो 20, 25, 10। तो वहाँ पे जो टिकटों को लेके जो विवाद हुआ, वो विवाद आगे इतना बढ़ गया कि वो पार्टी को छोड़ के उसने बाहर भागना पड़ा। विवाद भी है उससे दिल्ली के अंदर। उससे पहले ये 2016 की बात है, जब राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम था तो वहाँ से एक यात्रा निकाली थी, रोड शो था, और उसमें राहुल गांधी के रोड शो के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों के बीच में झड़प हुई थी और एफआईआर भी हुई है थाने में वैसे तो। और जो हुड्डा साहब के जो पीएसओ है सतीश, उन पे तो बाई नेम ही एफआईआर की गई थी उस टाइम पे। तो ये
वहाँ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में या दोनं के बीच में जो खाई है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। और उसके बाद कभी ये दोबारा से नज़दीक नहीं हो पाए। और विपक्ष को छोड़ के भाजपा, इनेलो और ये जो पार्टियां थी, उनके प्रति बयानबाजी देने की बजाय अशोक तंवर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में सीधे सीधे स्टेटमेंट देने लगा और मीडिया में खूब छाया रहता था। जी, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी जो हैं चौधरी रणबीर सिंह जॉइंट पंजाब के अंदर मंत्री रहे हैं, बागड़ा नांगल को लेकर के भी उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनका अपना फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं। तो वैसे ही अशोक तंवर भी दिल्ली में एक वेल कनेक्टेड फैमिली से जुड़े हुए हैं। हाँ, अशोक तंवर जो है वो ललित माकन जो है उनकी बेटी अवंतिका के साथ शादी हो रखी है, जो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति, हमारे दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है उनकी नातिन है। और काफ़ी पॉलिटिकली साउंड फैमिली है। अजय माकन भी उनके, ललित माकन के भाई हैं। तो कांग्रेस में बहुत गहरी और बहुत ही मजबूत लॉबी। और ऐसा बताते हैं अवंतिका माकन जब बहुत छोटी थी तो सोनिया गांधी से भी काफ़ी जुड़ाव है, गांधी परिवार से अवंतिका माकन, जो कि देखो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी जो है वो गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीक रहे हैं और उनका बहुत ही पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। तो अवंतिका जो है वो भी सोनिया गांधी और इनके नज़दीक तो रहना ही था। हाँ जी। और डॉक्टर अशोक तंवर को जब इन्होंने एंट्री की, जब मुझे याद है 2009 में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है हरियाणा को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल जाए, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी डॉक्टर अशोक तंवर के पास थी कि वो चाहे जो वो बदलाव कर सकते थे। आते ही MP बन गए और उसके बाद सीधा, उस समय हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे लेकिन उनकी एक्सेस सीधा राहुल गांधी तक थी। तो वो अपने काम गांधी परिवार से अपने आप कराते थे और UPA 2 उस समय सरकार चल रही थी। लेकिन सिस्टम सिंह जी, ये जो सीधे गांधी फैमिली से संपर्क होना, राहुल गांधी का नज़दीकी होना, ये जो उनकी सोच थी ना, यही उनको धरातल पे लेके आई है वैसे तो। क्योंकि वो एटीट्यूड था कार्यकर्ताओं के साथ, आपने जैसे अभी बात की, लेकिन जैसे नेताओं के साथ। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 2 टाइम के CM है। आप ये देखो ना, 2005 से 9 और 9 से 14, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अशोक तंवर के लिए तो बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी थी हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली से चलती है, स्टेट की जो राजनीति है। तो कल जैसे अगर कोई जाट से अलग नॉन जाट का कोई CM बनना था तो अशोक तंवर एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते थे। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी जाएं 2011 के सेंसस के हिसाब से कास्ट पॉपुलेशन, तो जो SC पॉपुलेशन हरियाणा में वो 19-20% है। और जो जाट समाज के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है वो SC समाज की। और अब तक जाट तो मुख्यमंत्री बहुत रह लिए, लेकिन SC अब जो पॉलिटिक्स देखो 2024-25 में सारी केंद्रित हो गई है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के ऊपर। आप ये देखिए, हमारा 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीत किस ले पाई, सिर्फ और सिर्फ जो कम्बिनेशन सोशल इंजीनियरिंग की SC के साथ, इसलिए। और विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस हारने के पीछे कुमारी शैलजा की नाराज़गी कितनी महंगी पड़ी, वो भी SC पॉपुलेशन। और आप देखिए BJP तो अब सब कुछ ही SC वोटर्स को सोच समझकर ही कर रही है। देखो अशोक तंवर की सबसे बड़ी भूल तो ये थी, जो या उनकी नाकामयाबी कह सकते हैं हरियाणा में, कि वो 5 साल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, वो संगठन नहीं बना पाए। हालांकि आरोप ये लगते हैं कि बनने नहीं दिया, भूपेंद्र सिंह ने नहीं, हुड्डा ने नहीं बनने दिया, फलाने नहीं बनने दिया। अरे भाई, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी राहुल गांधी के साथ, गांधी फैमिली के साथ दिल्ली में आपकी इतनी मजबूत लॉबी है, तो आप कोई डिसीज़न लेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितना रोक देंगे उनको। आप ये भी तो देखिए, एक तो 5 साल में वो संगठन नहीं बना पाए, फिर वो 2014 का इलेक्शन हार गए लोकसभा का, और उसके बाद 5 साल तक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ने के अलावा उन्होंने तीसरा कोई काम ही नहीं किया।
वो कार्यकर्ताओं में कार्यकर्ताओं में दो गुट बना दिए ना, पहले से ही कांग्रेस के कई गुट लेकिन थे। एक बात, उसके बाद ये एक और दो आपस में ओपी जी एक खींचतान बात होगी। और देखिए, जो हाई कमांड होता है उसको सूट करता है कि कोई भी रीजनल नेता इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो सेंटर की हाई कमांड से ऊपर हो जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर दो पावर सेंटर हो, ताकि वो जब जिसको चाहें रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकें, बैलेंस कर सकें। तो मुझे लगता है शायद अशोक तंवर जो कुछ भी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसके अंदर पार्टी हाई कमांड राहुल गांधी का कहीं ना कहीं उसमें एग्रीमेंट था। देखो, अगर उनको ताकत तो कहीं ना कहीं से मिल ही रही थी। सही है आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली के इशारे पे ये सब कर रहे थे तो फिर वो पार्टी को छोड़ के नहीं भागते जी, यहाँ उनकी मैच्योरिटी, यहाँ उनका विजन। अगर वो लॉयल थे कांग्रेस के, गांधी परिवार के, राहुल गांधी के लॉयल थे, तो वो पार्टी छोड़ के भागने वाले नेता की उन्होंने वो भगोड़े की एक छाप लगवा ली। और उसके बाद कहाँ गए? तृणमूल कांग्रेस में क्यों गए? क्योंकि उसी टाइम पे ममता बनर्जी जो है प्रदेश उसकी पश्चिम बंगाल की सीएम बनी थी, और वो यहाँ से अब जो बातें जो निकल के आई वो ये था कि वो तृणमूल कांग्रेस को हरियाणा में स्थापित करना चाहते थे, और उनको ये कमिटमेंट चाहते थे ममता बनर्जी से कि वो उनको राज्यसभा से संसद में भेजे, लोकसभा में, इसमें राज्यसभा से भेजे, और वो प्रदेश की राजनीति करे। और अलग से तृणमूल कांग्रेस जो है, अपना जो कांग्रेस अखिल भारतीय जो कांग्रेस है, उसका जो उनका जो वोट बैंक था, जो उनका एक गुट बना हुआ था एक, उसको वो तृणमूल कांग्रेस में शिफ्ट कर पाए। लेकिन कितने दिन टिके? लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन टिके कितने दिन? उसका 1 साल मुश्किल से वो तृणमूल कांग्रेस में रहे। फिर वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, तो उन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल के साथ लग जाओ। अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ भाग लिए, दुष्यंत चौटाला को भी सपोर्ट किया उन्होंने, दुष्यंत चौटाला को सपोर्ट किया, तो आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने अपना भारत मोर्चा उन्होंने खुद का बनाया, ऐसी कोई पार्टी बची नहीं जिसको। और फिर लास्ट में जब बिल्कुल 24 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले वो बीजेपी में आ गए। लोकसभा में बीजेपी में आए, और विधानसभा में आखिरी दिन वो उस समय बीजेपी के कैंडिडेट का सपोर्ट वाली रैली करके आए थे, और 1-1.5-2 घंटे बाद उन्होंने कांग्रेस राहुल गांधी की प्रेजेंस में ज्वाइन कर ली। वो यही ना 2024 का लोकसभा का चुनाव उन्होंने सिरसा से बीजेपी के सिंबल पे लड़ा, और कुमारी सैलजा ने उनको 2.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव में हराया। फिर वो इसमें विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, या जींद या सोनीपत में उन्होंने एक जनसभा, पॉलिटिकल जनसभा की, और उसके बाद एक और जनसभा करनी थी, और वो जनसभा करके सीधे पहुंच के नारनौल ज्वाइन करने। नारनौल में राहुल गांधी की देख रहे हैं कि भाई, लेकिन देखो उनके साथ बनी बहुत बुरी ट्रेजेडी। देखो उनको ये लगा कि बीजेपी की तो सरकार नहीं आएगी, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और जो परिणाम आया उस दिन शायद उनका जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट हुआ होगा कि इससे अच्छा तो बीजेपी में कम से कम तीसरी बार सरकार। वो वैसे भी काफ़ी मजबूत व्यक्ति नेता के कहने से बीजेपी ज्वाइन की थी। मनोहर लाल जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो बीजेपी में अशोक तंवर को लेके आए थे, और उन्होंने ही उनको टिकट दिलवाई थी। अब ये देखो, जब भाजपा में इतने मजबूत हाथों में थे, और उन मजबूत हाथों में से निकल के फिर से वो कांग्रेस में पहुंच गए। और कांग्रेस में पहुंचने का भी मुझे लगता है कि एक बहुत कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सैलजा जो है वो काफ़ी नाराज़ थी, उनको काफ़ी हुई है, टिकटों को लेके वो नाराज़ थी, उनको विधानसभा का टिकट मांग रही थी, उनको नहीं मिला, और फिर वो उनके कहने से कई कार्यकर्ताओं को, उनके जो कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिला, उम्मीदवार नहीं बनाया गया, और फिर वो जो 7-8 दिन जो पीक था, वो एक डैमेज कंट्रोल जो है तरीका, तो उस पर वो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हालांकि मीडिया हाउसेज के चैनलों पे जा के उन्होंने बाइट दी है, लेकिन वो कैंपेनिंग से दूर रही।
तो वो जो एससी समाज के खिसकने का जो डर था या उनसे नाराज़गी थी जो एससी समाज की कांग्रेस पार्टी में लगाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कहिए, तो वो ये था कि अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में ला के डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति प्रयास तो था, लास्ट डिच अटेम्प्ट था। लेकिन इससे दो बातें होती हैं ओपी जी। एक तो जो वो एक पार्टी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और फिर पहली, एक तरह से घर वापसी हो गई। इससे एक तो क्रेडिबिलिटी गई, क्योंकि इस तरह से अगर कोई करता है तो क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो हो जाती है। दूसरी बात ये भी पता लग जाता है कि इस फलां लीडर की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर बीजेपी टिक पा रही है प्रो हिंदू जो या प्रो अगर हरियाणा की बात करें एंटी जाट की जो उनकी इमेज है, गुजरात की बात करें तो एंटी पटेल जो उनकी इमेज है, यानी कि मेजॉरिटी के अगेंस्ट, इंडिया में बात करें तो प्रो हिंदू जो इमेज है, यानी कि उनकी एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी है, उनको नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। तो अशोक तंवर की ये एक पब्लिक के अंदर सेट हो गई कि वे बंदे की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। जहाँ इनका पता नहीं बिन पहनदे का लोटा हो गया और दूसरा किधर भी लुढ़क सकता है। डॉक्टर अशोक तंवर जो है जेएनयू से मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो उससे पीएचडी कर रखी है, लेकिन वो पढ़ाई जैसे उन्होंने की मध्यकालीन भारत का इतिहास पे उन्होंने पीएचडी कर रखी है, उससे पहले एमफिल की है, एमए किया, लेकिन वो राजनीति में आते आते लास्ट में ना अपना इतिहास बना गया कि भाई कौन कितनी पार्टियों में रहने वाला एक नेता का नाम बताओ, तो वो अशोक तंवर खुद है। लेकिन दूसरी बात एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डॉक्टर अशोक तंवर हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, राव इंद्रजीत हों, किरण चौधरी हों, और भी बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, उनकी एक कॉमन गरज ये थी कि हम हुड्डा को तो नेता मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुड्डा साहब ये चाहते हैं कि हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोहतक से एमपी है उनको अपना नेता स्वीकार करें, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। ये कॉमनली बहुत बार सुनने को मिलता है। और अशोक तंवर भी शायद मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुझे चीज़ें आसान करनी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक कांग्रेस की सभी नेताओं की एक बस चली थी जो उसमें वो सवार थे बड़े नेता। उसमें एक तो रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं चढ़े उस बस में, और एक कुलदीप बिश्नोई नहीं चढ़े। बाकी सब नेता जो है वो उस बस में सवार हो गए थे। अशोक तंवर तो उस बस में खुद ही था, और रोहतक में उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ के और बस की छत पे खड़े होके और ये भी कहा था कि ये हम दो युवा नेता है, पूरे हरियाणा को हम संभाल लेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो तो नारनौल में भी उन्होंने हुड्डा साहब के साथ हाथ पकड़ के उन्होंने लोगों को दिया था, यूनिटी का एक यूनिटी दिखाई थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो केवल दीपेंद्र हुड्डा को आगे लेके आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसलिए ये नेता नाराज़ है। ये था कि सब लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो हुड्डा साहब किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे? राजनीति में कौन किसको मुख्यमंत्री बनने देगा सत सिंह जी? राजनीति में तो सब खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बेटे को भी नहीं। बेटे, आप ये देखो राजनीति में कितने परिवार आपस में बलि चढ़ा दिए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला क्यों अलग हुए? अब बताओ ना। वो भी तो यही था कि भाई पार्टी की कमान हमारे हाथ में आए और सत्ता में हम पार्टी आए तो मुख्यमंत्री हम बने। अभय सिंह चाह रहे थे कि मैं बनूं, दुष्यंत चौटाला चाहता था कि मैं बनूं, तभी तो दोनों पार्टियों का विभाजन हुआ ना, पार्टी का विभाजन हुआ। एक जनता एक जनता पार्टी बन गई एक। तो यही तो कॉमन गरज है कि हुड्डा साहब ने पकड़ इतनी बना रखी है कि वो किसी और को कोई भी पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप कांग्रेस की बात कर रहे हो ना, आप ये बताओ कि कौन सी पार्टी का नेता ऐसा है, बड़ा नेता की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अपने खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता हो या अपने परिवार के अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं करना चाहते। अब बीजेपी का आप उदाहरण लीजिए ना, राव इंद्रजीत की आपने अभी बात की। राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी में उनका बात नहीं बनी सीएम बनने की, तो पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में आ गए, खुद केंद्रीय मंत्री
बेटी को विधानसभा में टिकट दिला, कैबिनेट मंत्री, और बेटी के लिए तो वो चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री भी बन जाए। किरण चौधरी की बात कर लो आप, कांग्रेस में तो वो कह रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, बनना चाहिए, मैं दावेदार हूँ, बंसीलाल की लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगी। बीजेपी में आई, राज्यसभा का मेंबर बना दिया, बेटी विधानसभा का टिकट दिला, उसके बाद कैबिनेट की मंत्री। तो अब ये देखो ना, कौन से राज परिवार ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो ये है कि सब लोग जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज हरियाणा में सबसे मास लीडर है, उनके साथ पब्लिक है, उनके साथ 30-35 MLA हैं, तो सब लोग टारगेट तो उसी को करते हैं। अशोक तंवर है कहाँ पे अब? अशोक तंवर तो गुमनामी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में कोई पद होता तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली में स्टेटमेंट भी दे कोठी है देते। उनकी, शायद वहीं दिल्ली में कोठी है, दिल्ली ज़्यादातर जो समय है वो दिल्ली में ही बिताते हैं, और वैसे सिरसा में भी जाते हैं, कभी कभार हफ्ते में 10 दिन में सिरसा भी चक्कर लगाते हैं, और अपने दुख सुख के जो साथी हैं उनको भी जाते हैं वैसे। लेकिन अब मीडिया से दूर रहते हैं, क्योंकि मीडिया से दूर रहने का लॉजिक भी है, क्योंकि बीजेपी में थे, एक दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली, बीजेपी की सरकार बनेगी। अब सवाल तो लोग यही पूछेंगे ना कि जी आपने तो भरी थाली के लात मार दी, ठीक है ना जी। और तो उनको खुद को भी इस बात का बड़ा रिग्रेट होता होगा कि नींद नहीं आती होगी सत्सिंग जी रात को जी, क्योंकि पावर से दूर चले गए हैं। हालांकि सोच के तो ये गए थे कांग्रेस की सरकार बनने वाली और बल्ले हो जाएगी। राहुल गांधी जी की फोन के ऊपर आपने ज्वाइन की है तो आपकी तो बल्ले बल्ले होगी, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और उनको कोई जिम्मेदारी भी अब तक नहीं दी गई है। लेकिन एक बात तय है, हरियाणा में जो दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है, उस पर बहुत पैनी नज़र है बीजेपी की, और उस पर नज़र हर पॉलिटिकल पार्टी के। आने वाला समय जो एससी समाज को लुभा गया, समझो वो सरकार का जो उनका दावा है मजबूत होता गया। सत्सिंग जी, कांग्रेस पार्टी में अभी हम अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि किसी दलित चेहरे को आगे किया जाए, और आप देखोगे कि दलित चेहरा में जैसे कुमारी शैलजा को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया अशोक तंवर के बाद, लेकिन वो भी संगठन नहीं बना पाई, उसी में भी फिर वही गुटबाजी आपस में खींचतान ज़्यादा रही। उसके बाद उदय भान को बनाया, ये भी एससी समाज से है, ये भी कोई ख़ास कर्तव्य नहीं दिखा पाए, और इन पे तो बल्कि आरोप यही लगते रहेंगे। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लिस्ट बना के दे देते हैं वही है, और रबर स्टैम्प जो फूलचंद मुलाना वाले। तो अब जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, क्योंकि इन पे तो आरोप लग चुके हैं, उदय भान को तो अब आगे जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली। लेकिन जैसे अम्बाला से जो सांसद है वरुण मुलाना, वो नया चेहरा है, जीटी रोड बेल्ट पे उनका काफ़ी होल्ड है, और रतन लाल कटारिया की जो पत्नी है बंतो कटारिया, उनको हरा के सांसद बने हैं। तो अब उनको एक एससी समाज का एससी नेता के तौर पे वरुण मुलाना को आगे किया जाए। जी, तो दोस्तों आज का हमारा जो मुद्दा का टॉपिक था, जो पूरा फोकस था डॉक्टर अशोक तंवर पे। तक कहाँ हैं डॉक्टर अशोक तंवर? पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन बंदे के अंदर दम है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा। आप कमेंट करके बताएं डॉक्टर अशोक तंवर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आने वाला उनका स्टेप क्या होगा, क्या कांग्रेस में ही बने रहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, आप भी कमेंट करके थोड़ी सी मेहनत करके हमें बताएं। ओपी जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।